वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। तो दोस्तों, आज बातें मामा घर की। बचपन की बहुत प्यारी याद जब हम सब मामा के घर जाया करते थे। ऐसे ही दो आप बीतियाँ आई हैं मामा घर के भयानक। एंड तीसरी जो है वो थोड़ी अलग सी है और अलग टेस्ट की है, जिसको अवश्य सुनिएगा। और जहाँ तक बात है स्टोरी की, तो भाई बहुत जल्दी तारानाथ की एक बहुत ज़बरदस्त स्टोरी लेके आ रहा हूँ, मगर अब थोड़ी स्टोरी आने में टाइम लगेगी क्योंकि आप लोगों ने ही कमेंट किया था कि भाई वीडियो क्वालिटी थोड़ी सुधारो तो अच्छी रहेगी। तो एक न्यू कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ और इस पर थोड़ा सा रेंडरिंग में टाइम लग रहा है, तो उस वजह से जो है स्टोरीज़ अब थोड़ी स्लो हो रही हैं, और स्लो होने में ही अच्छा है ताकि वैल्यू बढ़ी रहे। तो शुरू करते हैं आज की आप बीतियाँ। पहली स्टोरी आई है बालाघाट से, बालाघाट मध्य प्रदेश से। जी हाँ, काफ़ी अच्छी जगह मगर काफ़ी पिछड़ी जगह, जैसे कि इसमें भी लिखा गया है कि हमारा जो एरिया है वो काफ़ी पिछड़ा है अभी भी। और ये कहानी आज से करीब 20 से 1 साल पहले की, जब की परिस्थितियाँ और भी विकट थी। लिखने वाले हैं हिमेश जी, और ये लिखते हैं कि मैं बालाघाट का रहने वाला हूँ और यहाँ से जो है मेरा मामा गांव की ये बात है। और ये उस समय की बात है जब हमारे वहाँ लाइट भी नहीं हुआ करती थी। तो गर्मी की छुट्टियों में हम लोग अक्सर मामा के घर चले जाते थे। यहाँ बता दूँ मैं, मेरे 5 मामा हैं, जिनमें से 3 मामाओं की शादी उस समय तक हो गई थी, 2 मामा की शादी नहीं हुई थी, जिनमें से सबसे छोटे मामा जो थे वो हम लोगों के हम उम्र न भी हों तो करीब करीब ही थे, और काफ़ी दबंग प्रकृति की थे गांव में। मतलब डर क्या चीज़ होती है वो जानते ही नहीं थे। एंड इस बात के लिए हम लोग उनके बड़े भक्त भी थे। और बड़ी मामी जो है वो उस समय जो है रात होती ही खाना आना खाने के बाद हम सबको डरावनी कहानियाँ सुनाया करती थी, और इन्हीं कहानियों को सुनते सुनते हम लोग सो जाया करते थे। तो घटना जो है उसी गांव की है, और नील कमल के पाँव, ये शब्द मैंने पहली बार मामी के मुंह से ही सुना था। उस दिन रात को खाना खा के हम लोग सो ही रहे थे कि मामी ने अचानक अपनी कहानियों का पिटारा खोला, जिसमें से बात इस विषय पे आई। मैं सुनकर थोड़ा चौंका, ये क्या बात है? तब मामी ने बताया कि इस गांव में दहशत का दूसरा नाम नीलकमल के पाँव है। गांव के बाहर की तरफ नदी के उधर एक बांस जंगल का इलाका है, जिधर लोग साधारणतः जाना पसंद नहीं करते थे। दिन के समय भी, रात के समय की बात तो छोड़ ही दे, दिन के समय भी लोग उधर जाने में डरते थे। कहते थे उधर नीलकमल के जाल फैला हुआ है, और कई सालों बाद आज भी वो गांव में दहशत का एक पर्याय था। नीलकमल असल में एक डाकू था जो एक समय गांव में बहुत उत्पात मचा रहा था, और गांव वाले अत्यंत परेशान होकर अंत में समूह में उस पर टूट पड़े थे और बहुत बुरी तरह से उसे घायल कर दिया गया था। मामी के अनुसार नीलकमल इतना घायल होने पर भी वो मरा नहीं था, अंत में उसे जिंदा जलाकर मार दिया गया था, और बहुत दर्दनाक मौत हुई थी उसकी। और नीलकमल के पाँव के विषय में यह है कि डकैती करते समय एक बार उसके पाँव में पुलिस की गोली लग गई थी, जिसकी वजह से उसके पैर काटने पड़े थे और उसे नायलॉन के कृत्रिम पाँव चढ़ाए गए थे। तो तब से रात के समय गांव वालों का मानना है कि वहाँ नीलकमल की आत्मा घूमती है, और कोई भी अगर उसके पैरों को देख ले तो उसका बायां पैर हमेशा हमेशा के लिए अपंग हो जाता है और वो लंगड़ाने के लिए मजबूर हो जाता है। तो ये कहानी सुनते सुनते हालांकि हम लोग तो सो गए थे, मगर 2 दिन बाद मैं उस घटना से प्रत्यक्ष हुआ। घटना कुछ ऐसी है
कि मेरे छोटे मामा उस दिन मुझसे बोले चल नदी में मछली पकड़ेंगे। मामा का एक पागलपन कहे, जुनून कहे, मछली पकड़ना था। नदी में बैठकर घंटों वो मछलियों का इंतज़ार करते थे और अक्सर बहुत अच्छी अच्छी मछलियाँ लेकर आते थे जिन्हें खाने में बहुत मज़ा आता था। तो उस दिन मामा ने मुझसे कहा चलने के लिए, तो मैं मामा के साथ चलने के लिए तैयार हो गया और नदी किनारे हम लोग पहुँचे। नदी में पानी का बहाव काफ़ी कम था, इस वजह से मछलियों की उपस्थिति भी कम थी। तो करीब 3-4 घंटे तक इसी तरह बिताने के बाद मैं तंग हो गया और मामा से बोला कि मामा अब घर चलो, अच्छा नहीं लग रहा है। मामा ने कहा अच्छा शाम ढल रही है इसलिए तू डर रहा है। गधा, डरने की क्या बात है, मैं तो तेरे साथ हूँ, मुझे आज तक कुछ नहीं हुआ, तुझे भी कुछ नहीं होगा। फिर अचानक मामा बोले अब देख उधर पे मछलियाँ दिख रही है, मैं ज़रा उधर बढ़ता हूँ। और वो नदी के एक तरफ बढ़ चले। मैं वहीं बैठा बैठा उनका इंतज़ार करता रहा। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था। अब परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि मुझे मामा स्पष्ट नहीं दिख रहे थे अंधेरे की वजह से, पर मछलियों और पानी की छपकाहट से उनकी उपस्थिति का एहसास हो रहा था। समय फिर बीतने लगा। तभी अचानक आसपास की परिस्थितियाँ बहुत ही अलग सी होने लगी। ऐसा लगा जैसे चारों ओर धुंध छा रहा है और हवाएं भी चल रही हैं। मैं घबराकर चीख उठा, मामा आंधी आ रही है, चलो ना यहाँ से। मगर मामा का जो जवाब आया वो मेरे लिए बहुत ही डरावना था। वो चीख पड़े, बुगू भाग भाग, लगता है हम लोग नीलकमल के फांद में फंस गए हैं। और वो भी बेतहाशा मेरी तरफ दौड़ते चले आ रहे थे। मगर मामा मेरे पास तक पहुंचते इससे पहले ही मैंने एक भयानक सी आकृति को अपने से कुछ दूरी पर पाया। उसकी वो भयंकर आवाज आज भी अगर मेरे कानों में याद के रूप में गूंज जाए तो मैं थरथरा उठता हूँ। सालों बाद कोई इंसान मेरे जाल में फंसा है। आज नहीं बचोगे तुम। मैं तो समझ नहीं पा रहा था मैं क्या करूं। मामा पास आ रहे थे और तभी सारी परिस्थितियों के चलते मैं बेहोश होकर वहां गिर गया। आँख खुली तो खुद को घर में पाया। घर में रोने धोने की आवाज़ थी। मैं हड़बड़ाकर बिस्तर पर उठा। पिताजी तो बहुत क्रोधित थे कि आखिर मैं उधर गया ही क्यों था, मगर मैं क्या करता, मुझे तो मामा लेकर गए थे। नानी की रोने की आवाज़ जिस तरह से आ रही थी उस तरफ से उठकर जब गया और वहाँ का जो दृश्य देखा वो सचमुच मेरे लिए भी रो देने जैसा ही था। खाट पर छोटे मामा हर्द बेहोशी की हालत में थे। बार बार नीलकमल बड़बड़ा रहे थे और उनका बायां पांव अजीब तरह से मुड़ा हुआ था। इसके बाद मामा फिर कभी अपने बाएं पांव से ठीक से नहीं चल सके और अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने एक विकलांग के रूप में ही बिताई। काश उस दिन हम लोग वहां ना गए होते। वाह, अमेजिंग। सच में हमारे जो बड़े बूढ़े जिस चीज़ के लिए हमें मना करते हैं, जो चीज़ हमें नहीं करने को कहते हैं, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए यार। खैर, आज का दूसरा अनुभव ये भी मामा घर से ही है। लिखने वाले हैं विपुल चंद जी। विपुल चंद जी लिखते हैं, ये घटना आज से करीब 31 साल पहले की है। मेरा गांव जो बस्तर के निकट ही पड़ता है और यहाँ पर सबसे ख़ास बात यह है कि एक बहुत बड़ा आम का बागीचा है। अभी तो खैर काफ़ी हद तक नहीं है, मगर मैं जब की बात बता रहा हूँ तब बहुत बड़ा हुआ करता था और बहुत से आम के पेड़ थे और उसमें एक बहुत हट्टा कट्टा सा चौकीदार हुआ करता था। चौकीदार इसलिए नहीं था कि लोग आम न तोड़ें, बल्कि चौकीदार इसलिए था कि बागीचे के एक विशेष हिस्से में लोगों को जाने से रोक सके। अब इस हिस्से में लोगों को जाने से रोकना क्यों है, तो उसकी वजह यह है कि उस हिस्से को लोग जो है भूतहा मानते थे। एक समय
उस बागीचे का एक चौकीदार था जिसको आम खाना बेहद पसंद था और इसीलिए शायद उसने चौकीदार की नौकरी की थी, मगर मालिक के साथ किसी बात को लेकर उसकी तू मैं हो गई थी, उस पर कुछ झूठे लांछन लग गए थे और दुखी होकर उसने उस बागीचे के हिस्से में एक पेड़ से फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। और तब से ये माना जाता है कि उसकी आत्मा उधर ही घूमती है और उधर जाना लोगों के लिए निरापद नहीं है। तो ऐसा था कि उस साल आम की फसल बहुत अच्छी हुई थी, तो मेरे मामा, उनके साथ मेरे बहुत ही करीबी रिश्ता था, हम लगभग दोस्त जैसे थे। तो जितने भी बदमाशियाँ उठापटक हम करते थे साथ ही में किया करते थे। तो परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि आम के बगीचे में उस साल वो वाले हिस्से में जिसे बुधा कहा जाता था बहुत अच्छे अच्छे आम लगे थे, मगर उस तरफ जा पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था क्योंकि चौकीदार सबको रोकता था। तो एक दिन मामा ने मुझसे कहा कि उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया इस विषय पर और पता चला है कि शाम के एक समय जो है चौकीदार पास ही अपने घर में खाना खाने जाता है। उस दौरान बागीचा जो होता है पूरी तरह से खाली होता है, तो हम अगर उस समय जाएं तो हम उस विशेष हिस्से से आम तोड़कर ला सकते हैं। तो मैं भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। अब घटना कुछ ऐसी थी कि मामा जो है पेड़ पे चढ़ने वाले थे और मुझे एक ख़ास जगह पे रहना था। वहाँ से जो है चौकीदार आता हुआ दिखाई देता था गेट से, तो जैसे ही वो आता दिखे मैं सीटी बजा दूँ और मामा जो है वहाँ से उतर आए और हम लोग भाग आए। और ये घटना करीब शाम के आसपास की है। तो हम दोनों उस दिन तैयारी किए, एक दो बड़े बड़े झोले लिए और निकल पड़े। कुछ समय तक तो कहीं छुपे रहे और जैसे ही नियत समय पर चौकीदार खाना खाने गया, हम दोनों तुरंत ही बागीचे में घुसे और आम तोड़ने लगे। आम तोड़ते तोड़ते धीरे धीरे जो है शाम का धुंधलका छाने लगा था। अब मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि वो इलाका वैसे भी भूता था कहा जाता था। एन मामा पेड़ पर थे, मैं नीचे था, तो वो आम तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकते जाते थे, मैं बीनता भी जाता था और चौकीदार आ रहा है कि नहीं ये भी देखता रहता था। देखते देखते सडनली मुझे एहसास हुआ कि दूर से किसी के गाने की आवाज़ आ रही। तो मैंने जो है मामा को आवाज़ लगाई, मामा चौकीदार आ रहा है। तो मामा पेड़ से उतर रहे थे। उतरते उतरते सडनली उनको ऐसा लगा कि किसी ने उनको वहीं पे स्टक कर लिया है, मतलब किसी ने पकड़ के रखा हुआ है। तो वो तो एकदम से चीख पड़े, अरे मुझे बचा, क्या हो गया मुझे। और मैं डरा सहमा, मैं क्या कर सकता था। फिर किसी तरह से वो नीचे उतरे और हम दोनों भागने लगे। भागते भागते अब अंधेरा था, तब तक चौकीदार भी वहाँ आ चुका था। तो उसको भी पता लग गया कोई है, तो वो लठ लेके एकदम से कौन है रे करके हमारे पीछे दौड़ पड़ा। और कुछ ऐसा हुआ कि मैं और मामा अलग अलग दिशाओं में दौड़ने लगे। मेरे पास आम की झोलियाँ थी, मामा खाली हाथ थे। और यहाँ एक चीज़ और बता दूँ कि आम के बगीचे के पास से ही एक बड़ी सी नदी बहती थी। तो भागते भागते मैं जो है नदी के पास जाकर बैठ गया और इंतज़ार करने लगा। मामा आए। अब अंधेरा था, मुझे ठीक से पता भी नहीं था रास्ता, तो वहीं बैठकर मैं इंतज़ार कर रहा था। तो दूर से मामा आते हुए दिखाई दिए, मेरे पास आए, बोले अरे तू यहाँ बैठा है, मैं तुझे उधर ढूंढ रहा था, ला तो दिखा कैसा आम तोड़ा है मैंने कहा ये अंधेरे में यहाँ बैठ के क्या करोगे मामा, चलो घर चलते हैं वहीं खाएंगे। तो बोले नहीं दिखा। तो वो जो है आम खाना शुरू कर दिए तो ऐसा शुरू कर दिए कि मतलब एक झोली पूरी आम खा गए, उसके बाद दूसरी झोली पर टूट पड़े। और मैं तो हक्का बक्का, मतलब इतनी मेहनत से यहाँ अंधेरे में मामा के साथ मैं आया, आम तोड़ा, पर ये अकेले खा जा रहे हैं।
और खाने की हालत ये थी कि उन्होंने पूरा ख़त्म कर दिया। उसके बाद मैं तो खुर्रा उठा, क्या मामा तुम पूरा खा गए? बोले अरे चुप, आज खाने दे, बड़ी भूख लगी थी, कल फिर तोड़ेंगे, तुझे दे दूंगा। फिर वो मेरे को बोले ठीक है, मैं ज़रा नदी से हाथ पाँव धो के आता हूँ, फिर घर चलेंगे। मैं हक्का बक्का हाथ आया, सारा आम गंवा दिया और यहाँ अंधेरे में बैठा हूँ। तो मैं उनका इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर में जिधर से वो आए थे वो उधर से फिर से आए और मेरे पास आते ही बोले अरे गधे, यहाँ अकेले बैठ के क्या कर रहा है अंधेरे में? मैं तुझे ढूंढ रहा था, आवाज़ तो लगाना था। मैं बोला आप ही तो मेरे को यहाँ बैठा के गए हो, घर जाएंगे साथ में करके। बोले क्या बकवास करता है, और आप तो सारे आम खा गए। तो वो बोले मैं सारे आम खा गया? सारे आम तो तू खाया है, यहाँ पे पूरा बीज और वो छिड़का हुआ है, अकेले बैठे बैठे मस्त आम खा रहा था। मैं बोला क्या बकवास करते हो मामा, अभी तो आप आए थे, सारे आम खाए, उधर नदी तरफ हाथ मुंह धोने गए, मैं आपका इंतजार कर रहा था। इतना सुनना था कि मामा ने मुझे गर्दन से पकड़ा और पागलों की तरफ वहां से दौड़ ली। और दौड़ते दौड़ते किसी तरह से हम लोग जो है वहीं पहुंच गए जहां वो चौकीदार था। चौकीदार तो लठ लिए खड़ा हमारे सिर पे। मामा बोले भैया जो है जैसा है आप मारपीट लेना, घर ले जाके मारपीट लेना, मगर अभी हम लोग को यहाँ से जल्दी से निकालो। अब वहाँ से निकल आए। बाद में मामा ने बताया कि बेटा वो मैं नहीं था, वो कौन था तू समझ जा, और तू बहुत बहुत बचान बच गया है कि वो सिर्फ तेरे को आम खा के छोड़ दिया, क्योंकि उस दिन तूने जो देखा था वो वही था। तो उसके बाद से तो मैं भी सिहरन से भर उठा था कि मतलब मेरे साथ ऐसी घटना हो जाएगी मैंने कभी सोचा नहीं था। अमेजिंग, बहुत बहुत अच्छी घटना लिखी है। सच बात है, ऐसा किसी के साथ अगर हो जाए तो बाद में सोच सोच कर भी सिहरन होगी। और आज की तीसरी घटना जो है वो एक खास विषय पर है। ऐसा कहा जाता है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं या जिन महिलाओं को पीरियड्स आ रहे होते हैं उनको थोड़ा सा हमेशा ना संभल के रहना चाहिए, क्योंकि इन पर जो है जो इविल स्पिरिट्स की नज़र है या इनकी गंध जो है वह उनको मिल जाती है। आपको याद होगा इससे पहले हमने इस विषय पर एक बहुत अच्छी कहानी मिली थी हमें। आज की कहानी भी काफ़ी ज़ोरदार है। लिखने वाले हैं हिमांशु जी। ये हमको लिख रहे हैं अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश से, और ये लिखते हैं कि ये मेरे मौसी के साथ हुई घटना है। मौसी आज 2 बच्चों की माँ है और काफ़ी सुखी है, मगर एक समय उनके जीवन में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई थी। उनका जो दूसरा बच्चा था वो मिसकैरेज हो गया था। दुनिया के नज़रों में तो ये मिसकैरेज है, मगर उनके साथ जो घटना उन्होंने मुझे बताई थी वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कि उनका पहला बेटा जो करीब 5 साल का था और उनके पति के साथ उनका जीवन काफ़ी सुखी चल रहा था कि तभी उनको बहुत बड़ी खुशखबरी मिली कि वो फिर से प्रेग्नेंट है और अब वो अपने दूसरे बच्चे का इंतज़ार ही कर रहे थे। एक दिन शाम के करीब उनका बेटे ने थोड़ी सी ज़िद की कि वो रेस्टोरेंट में खाना खाएगा। तो ये लोग जो है उसको लेके रेस्टोरेंट गए और खाना खा के जब निकल रहे थे तो वहाँ पे एक मंदिर दिखा था। पहले जब जा रहे थे तो उनको एक मंदिर दिखा था। तो इनकी मौसी काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति की है, मतलब मंदिर देखने से जाना है। तो इनके मौसा जी ने कहा कि देखो अभी रात हो गई है और मेरे ख्याल से मंदिर बंद हो गया होगा, खाना ना खा लेते हैं, फिर वहाँ से एक चक्कर ऐसे ही बाहर से मार के चले जाएंगे। तो खाना खाने के बाद ये लोग मंदिर में गए तो मंदिर का जो मेन गेट था वो खुला हुआ था, मगर गर्भगृह जिसको बोलते हैं वो बंद था। तो ये बाहर से ही प्रणाम करके तो सडनली इनके बेटे ने कहा कि मुझे बहुत ज़ोर से सुसु लगी है। तो इनके हस्बैंड ने फिर इनको कहा, मंदिर में बेंच थे कुछ बैठने के, इनके हस्बैंड ने कहा तुम यहीं बैठो, मैं इसको उधर से रोड के उस पार से सुसु करा के ला रहा हूँ।
तो ये बैठी हुई थी मंदिर में। सडनली मंदिर के गेट पर एक बूढ़ी महिला आई, काफ़ी मैले कुचैले कपड़े पहने हुए थी वो, और इनसे भीख मांगने लगी। तो ये बैग से पैसे निकाल के देने के लिए जैसे ही गई तो याद आया कि बैग लाना तो वो भूल ही गई है, मतलब जो मनी बैग था वो पर्स में रखना भूल गई थी उस दिन। तो उठ कर गई, बोली अरे बूढ़ी माँ मेरे पास पैसे तो नहीं है, आप अगर थोड़ी देर रुक जाओ तो मेरे पति उधर से आ रहे हैं, मैं आपको कुछ दे देती हूँ। तो वो बूढ़ी बड़ी अजीब अंदाज में बोली कि तुझसे मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, अगर वो मांगो तो देगी। तो ये भी आश्चर्यचकित हुई, भाई क्या बात है। बोली बोलो क्या चाहिए। तो बोली कुछ नहीं, इनके जो मतलब जो एक गर्भवती महिला का जैसे पेट बाहर आ जाता है तो उस पेट की तरफ बड़ी अजीब निगाह से घूर रही थी। तो उसके नज़रों में कुछ ऐसी बात थी कि मतलब ये एकदम डर से कांपने लगी और वहाँ से जल्दी से इनके पति की तरफ दौड़ पड़ी। तो इनको ऐसे दौड़ते आते देख के इनके पति भी घबरा गए, बोले अरे क्या हो गया। तो बताया कि वहाँ पे एक बहुत अजीब सी बूढ़ी महिला थी, तो मेरे को बहुत डर लगा तो मैं इधर आई। तो बोले अरे इस हालत में तुम दौड़ रही हो। फिर वो लोग वहाँ गए तो मंदिर के आसपास कोई भी नहीं था। तो इनको बड़ा अजीब सा लगा। इसके बाद फिर घर चले गए। कुछ दिन बीते तो अच्छा, ये लोग जहाँ पे रह रहे थे वहाँ पे ये किराए का मकान ही था, मगर बहुत सुंदर एक गार्डन सा था। तो इनके पति ने माली लगा के रखा था, वो माली आकर गार्डन में काम कर जाता था। तो एक दिन ऐसे ही माली से काम करवा रही थी, अचानक घर के मेन गेट के बाहर फिर वही महिला खड़ी दिखी और उसी अंदाज में कुछ उनके पेट की तरफ उसकी नज़र थी। तो ये तो बड़ी घबरा गई कि मतलब कहाँ, उतना दूर मंदिर और इनका घर, ये महिला तो इनके पीछे पीछे आ गई। तो घबरा कर माली को बोली माली उस औरत को जल्दी से भगाओ। तो माली बोला कहाँ है माजी, कौन है। देखिए वहाँ कोई नहीं था। फिर एक दो दिन बाद ऐसे ही ये कुछ काम कर रही थी, माली भी उस समय काम कर रहा था। अचानक इनको घर के बाउंड्री वाल के अंदर वो औरत खड़ी दिखी। तो एकदम जोर से घबरा गई और चीख पड़ी, मगर माली को कोई भी नहीं दिखा। तो इन्होंने फिर अपने पति को बताया कि ऐसा ऐसा है, ये तो उस दिन दिखी थी, फिर गेट के बाहर दिखी, आज तो घर के अंदर दिख रही थी। इनके पति ने कहा अरे यार छोड़ो, ऐसा होता है, कुछ बात नहीं है, तुम वो मत करो। तो एक दिन शाम की बात है, ये इनके पति ऑफिस से नहीं आए थे, ये अपने बेटे के साथ थी। तो सडनली डोर पे नॉक हुई। तो ये डोर खोलने गई और इतने में जो है इनका बेटा भी इनके थोड़ा पीछे पीछे गया और जैसे ही इन्होंने डोर खोला तो ये तो बिल्कुल चीख के ज़मीन पर गिर पड़ी। और इनका बेटे ने ये बात बाद में सबको बताई थी कि मतलब क्यों वो बेहोश हुई। तो इसने देखा गेट पर एक बहुत ही भयानक टाइप की औरत खड़ी थी, मतलब इतनी भयानक थी कि उसको देखकर ये भी चीख के बेहोश हो गया था और वो कुछ अजीब से इशारे कर रही थी। बाद में जब बच्चे को हॉस्पिटल में होश आया तो उसने ये बात सबको बताई थी। एंड इनकी जो मौसी की जो है वो मिसकैरेज हो गया था, गिरने की वजह से लोगों का कहना था। एंड काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में थी वो, बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची, बट बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। और उसके बाद से फिर वो औरत कभी दिखी नहीं। बट जब ऐसा होता है तो इंसान थोड़ा सा तो केयर लेता है। तो फिर इनके पति ने एक ऐसे ही तांत्रिक से संपर्क किया था कि भाई क्या प्रॉब्लम, इनको क्यों ऐसा दिख रहा है, और सडनली अब मिसकैरेज भी हो गया तो ये तो बड़ी बात हो जाती है। उस तांत्रिक ने देखकर कहा था कि इनके पीछे कोई अब देवता लग गई थी जो इनसे इनका बच्चा ले जाना चाहती थी और अंत में वो लेके गई है। उसके बाद फिर उन्होंने इसके हाथों में एक ताबीज़ बांध दिया था कि अब आपको कुछ नहीं होगा। एंड जैसा रियलिटी में है, इनकी मौसी आज 2 बच्चों की माँ है
उस घटना के कुछ साल बाद फिर उन्होंने दोबारा कंसीव किया और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया, मगर तब से लेके आज तक और उनके अनुसार ताउम्र वो अपने पास से उस ताबीज को कभी नहीं हटाएंगे। तो ये बात रियलिटी है दोस्तों, ऐसा होता है। तो आशा करता हूँ आज की आप बीती आपको पसंद आई होगी और इंतज़ार कीजिएगा तारानाथ की अगली कहानी का, जल्द ही लेकर आ रहा हूँ।